सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 160 प्रश्नों का संग्रह आपको इस क्लास में करवाया जाएगा। यानी कि पूरे इतिहास के सबसे दमदार 160 क्वेश्चंस आप लोग इस क्लास में देखेंगे। तो परीक्षा में साथियों अगर इतिहास से प्रश्न बनेंगे तो इसी क्लास से बनेंगे, क्योंकि इतिहास का संपूर्ण निचोड़ समाहित किया गया है इस क्लास में। तो साथियों वन लाइनर प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे, बहुत ही तेजी के साथ हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे। तो फटाफट साथियों एनर्जेटिक तरीके से आप लोग क्लास में उपस्थित हो जाइए और पूरी क्लास को एनर्जेटिक तरीके से आप लोग लेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा संस्कृति की खोज साथियों कब की गई थी? 1921 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल साथियों कितना है? 12,99,660 किलोमीटर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी साथियों 670 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए साथियों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये आपको साथियों बता दिया गया है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की खोज साथियों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 8वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि लोथल कहां पर स्थित है? तो लोथल कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह साथियों कांस्य युगीन सभ्यता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आप सभी लोग साथियों एक काम कीजिए, इस क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। क्लास को आप सभी लोग साथियों शेयर कर दीजिए। चलिए, 12वें नंबर का प्रश्न यानी कि 11वें नंबर का प्रश्न पहले है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या साथियों 18 है। और अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो है कि मगध की राजधानी कहां पर थी? तो मगध की राजधानी साथियों, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो किस राजा ने किया था? अजात शत्रु के द्वारा किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौटिल्य की कृति कौन सी है? कौटिल्य की रचना क्या है? तो अर्थशास्त्र है। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्यकाल की मिलती है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको जपत कहा जा सकता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उद्दीन ने की थी, या उदयभद्र आ जाए तो उदयभद्र लगा देना, उद्दीन आ जाए उद्दीन लगा देना। उसके बाद देखिए कि तक्षशिला कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, यह आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज कौन था साथियों? तो ये एक राजदूत था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और धम्म की शुरुआत किसने की थी? अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो कितने किसे कहा जाता है साथियों? गंगा पुत्र भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, डायरेक्ट वन लाइन प्रकार के प्रश्न है साथियों आपके लिए। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? तो कितने दिनों तक चला साथियों? 18 दिनों तक चला, ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो साथियों संस्कृत भाषा में की गई थी महाभारत की रचना। महाभारत की रचना किसने की थी? तो अभी देखा साथियों किस महाभारत की रचना संस्कृत में की गई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। और महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए महाभारत में कुरु वंश की राजधानी क्या थी? तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिन थी, आपको
ये आपको ध्यान रखना है। गीता में कुल कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? तो गीता में साथियों 18 तो अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण साथियों किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। वीरशैव यानी कि लियांगत आंदोलन का जनक कौन था? तो इसका आंदोलन साथियों का जनक कौन था? बांस बनना था। उसके बाद देखिए कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो 84,000 स्तूप बनाए थे बौद्ध परंपरा में अशोक ने। हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो हीनयानी पुस्तक साथियों पाली भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहां पर हुआ था? तो कपिल वस्तु में हुआ था साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी साथियों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उसके बाद देख लीजिए कि त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक की साहित्य की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। यानी कि त्रिपिटक साहित्य ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और हीनयान और महायान ये दो शाखा ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्तूप किससे संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्माचार्य सिद्धांत जोड़ा था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर तो साथियों ऋषभदेव थे, ठीक है। लेकिन 24वें तीर्थकर कौन थे साथियों? महावीर स्वामी थे, ये आपको ध्यान रखना। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। सांची का स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची के स्तूप की खोज साथियों जनरल टेलर ने की थी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तो अकबर ने किया था। उसके बाद देखिए तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू का सबसे पहले इस्तेमाल तो साथियों अकबर ने किया था, ठीक है। प्रयोग किसने किया था साथियों? सबसे पहले मुगल बादशाह ने किया था। सबसे पहले सेवन किसने किया था या प्रयोग किसने किया था? अकबर ने किया था, लेकिन प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। अकबरनामा की रचना साथियों किसने की? तो अबुल फजल के द्वारा की गई। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो टोडरमल था, यह बात आपको ध्यान रखना है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो अकबर ने बनाया। और उसके बाद देखिए अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया था? तो साथियों बैरम खां इसका राइट आंसर होगा। यानी कि अकबर के संरक्षक साथियों कौन थे? बैरम खां थे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कि तुजु के बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो बदायूनी थे। उसके बाद देखिए अकबर कहां पर अधिकार नहीं कर सके? तो चित्तौड़ में नहीं कर सके। आलमगीरपुर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से साथियों औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो शाहजहां के समय में ऐसा हुआ। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार कहा जाता था। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। रूस में भारत विधा जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव को कहा जाता है। सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? तो निकोली कोटी थे।
हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो 1986 में घोषित किया गया। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो साथियों विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। अमुक्तमाल्यद किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? देख चुके हैं, 1336 में हुई थी। तलवंडी यानी कि नाना साहेब, ठीक है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, यानी कि किसका जन्म हुआ था तलवंडी में? तो साथियों नानक साहेब, ननकाना साहेब नानक जी का, यानी कि गुरु नानक जी का तलवंडी में जन्म हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का हृदय कहे जाने वाले अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। काशी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था वल्लभाचार्य, यानी कि काशी में कौन से ऐसे संत हैं जिनका जन्म हुआ था? तो वल्लभाचार्य इनका नाम था, इनका जन्म काशी में हुआ था। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो चैतन्य महाप्रभु का नाम आपको ध्यान रखना है, यह बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का है। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो रामानंद ही लाए। संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु और कान्हू थे। उसके अलावा देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया। दामिन ई कोह क्या था? तो भूभाग था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में साथियों कॉर्नवालिस कोड बनाया गया। उसके बाद देखिए कि स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था साथियों, तो कॉर्नवालिस से ही जुड़ा हुआ था स्थायी बंदोबस्त, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। और स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो बंगाल में लागू किया गया। उसके बाद देखिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली लोग, ये साथियों पहले यूरोपीय लोग के रूप में साथियों भारत आए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता साथियों भारतीय इतिहास की प्राचीन सभ्यता है। मुंबई और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1893 में। 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के 34 किलोमीटर बीच। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। वास्को डी गामा की कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 को पहुंचा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 में स्थानांतरित की गई थी। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नवगॉथिक का है, आपको ध्यान रखना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर देंगे, तो फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास को आपने शेयर किया होगा। अब आप लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, मैं आपको बता चुका हूं 1510 ईस्वी में। 7 द्वीपों का नगर कहां पर स्थित है साथियों? मुंबई में स्थित है। उसके अलावा आपको देखना यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। छोटे स्थायी बाजार को क्या कहा जाता है? तो गंज कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को यह प्रश्न हो चुका है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 में हुई थी। उसके बाद देखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण साथियों 1911 में हुआ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? अभी हम लोगों ने देखा था साथियों मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पहली बार रेलवे चलाई गई थी 1853। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में इनकी आत्मकथा लिखी गई थी। उसके बाद देखिए कि अनटू दिस लास्ट नाम की एक रचना है, ये किसकी रचना है? तो रस्किन की यह रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु साथियों कब हुई? 1920 में हुई। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किसने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नमक कानून किसने तोड़ा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? यानी कि चंपारण में 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो मनु था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो कब शुरू किया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1913 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ साथियों? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को साथियों काला कानून कहा जाता है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 में पूना समझौता हुआ। और 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ, ये आप लोग साथियों क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए कि अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो चंपारण में शुरू किया था। उसके बाद देखिए कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कुछ क्वेश्चन साथियों रिपीटेड क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने लाए जा रहे हैं, वो इसलिए कि अगर आप साथियों अभी 2 मिनट पहले आपने कोई प्रश्न पढ़ा है, उसका उत्तर पढ़ा है, तो साथियों 2 मिनट के बाद अगर दोबारा प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो क्या उसका उत्तर देने के लिए आप तैयार होते हो या उसका उत्तर ही भूल जाते हो? ठीक है, तो अगर उसका उत्तर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड बहुत तेज है साथियों। चलिए तो दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को साथियों शहीद आजम नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा पर आजाद हिंद फौज का गठन किया, यानी कि कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया गया? किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? सिंगापुर में किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को बना भारतीय स्वतंत्र अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि संविधान सभा प्रारूप द्वारा समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, ये आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने किए थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब, अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर था। तो अंत में साथियों 5 से 15 क्वेश्चन साथियों संविधान के लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किसने किया था या इसका अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संचार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? तो 24 मार्च 1947 में किया था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। समवर्ती सूची में क्या शामिल है? तो शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा विषय साथियों समवर्ती सूची में शामिल है, यह आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। और आज की क्लास का साथियों आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है।
तो साथियों ये आपके लिए 160 प्रश्न साथियों बड़े ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।